हाल ही में आपने देखा है कि क्राइम ग्राफ में सडनली अपसर्ज हो रहा है। घटनाएं होती है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। पहले अपराध उस आरजेडी के शासन काल में उनके संरक्षण में करते थे। आज अपराध कोई होता है तो अपराधी को सजा मिलती है। बीजेपी कब तक बिहार में बड़े भाई बन के छोटे भाई की भूमिका में रहेगी? बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं है, हम सब भाई भाई। रोहिंग्या का जो इशू है उसके बारे में कुछ बताइए। पूरा आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आए हैं, पहले से आए हैं, बुलाए भी गए हैं, आ भी गए हैं, पाला पोसा भी गया है, उनको रखा भी गया है और उनको संरक्षित भी किया गया। जिस जमाने में आकर उन्होंने यहाँ बड़ी आसानी से कुछ लोगों के सत्ता की लोलुपता और वोट की लालच में जिन्होंने पाल रखा है, वह अच्छा नहीं किया है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest, Nityanand Rai, member of the parliament from Bihar and a senior leader of the BJP. He's serving as Minister of State for Home Affairs. I'm joined in this episode with Amit Kumar, my colleague. Nityanand ji, thank you so much कि आप podcast में आए। धन्यवाद। I think I'll start with asking you कि आपने कहा था people should be careful of thugs in the upcoming elections. आप किस और संकेत कर रहे थे? thugs कौन है बिहार में? बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का पूरा असर है, और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में सुशासन दिया है, तो उससे जो प्रभावित लोग हैं वह पूरे इस बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले लोग हैं, और वही लोग बिहार की राजनीति की दिशा तय करते हैं जो अभी एनडीए के साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। तो थग्स कौन हुए फिर? लोग, और मोदी जी का नाम काम, मेरा विकास, नहीं, पर कौन कर रहे हैं? कौन थग कौन है कि कौन है जो ठगी हैं इस राज्य में, जो इसको रोक रहे हैं, इस विकास को आपके हिसाब से? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी यहाँ जो नाम और काम और विकास की हमने जो चर्चा की है, तो वो सभी लोग एनडीए के साथ हैं, और जो लोग पहले 15 वर्षों तक शासन में रहे हैं वह इस बिहार को ठगने का काम किया है, बिहार को धोखा देने का काम किया है, विकास किया नहीं, परिवारवाद में उलझे रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उन्माद, तुष्टीकरण उनके कामों में स्पष्ट रूप से दिखता रहा है। तो जो लोग ठगी और भ्रम फैलाकर, यानी कि झूठ बोलकर लोगों को ठगने की प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं, वह घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उसके नेता हैं, जिस पर जनता को विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो ठग की जमात है घमंडिया गठबंधन, और विकास, सुशासन और गरीब उन्मूलन के लिए काम करने वाले जो नाम है एनडीए गठबंधन, और उसके नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री। गठबंधन जो है वो उनके नेता जो कहते हैं कि आपकी पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, सिर्फ ड्रामा करते हैं, एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कोई काम नहीं होता है। नहीं, वह गलत कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2005 से यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। कुछ समय के लिए निश्चित रूप से तेजस्वी जी उस नीतीश जी के सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2014 से अभी तक, फिर हम 2014 से पहले 2005 की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 2014 से अभी तक की बात मैं कर रहा हूँ। इस बिहार में 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी, 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा, 1 लाख
किलोमीटर से ज़्यादा जहाँ सड़कें बने, रेलवे का ट्रैक जहाँ 1500 किलोमीटर से ज़्यादा जहाँ नए रेलवे ट्रैक बने हों, जहाँ 500 से ज़्यादा नए रेलवे ट्रैक की स्वीकृति हो गई हो, जहाँ दरभंगा जैसा एम्स खुला हो, कई जिलों में यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुला है, यहाँ नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय को जो पहले विरासत के रूप में जिसको हम सब जानते हैं, तो उसका पुनर्निर्माण से गौरव लौटा है। यहाँ 3,75,00,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। यहाँ लगभग 49 लाख किसानों के खातों में अब तक 25,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए पहुंच गए हैं, जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो रही है और यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। 27 करोड़ गरीबी रेखा से जो पूरे देश भर के लोग बाहर आए हैं, उसमें लगभग 3 करोड़ लोग, लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग बिहार के गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यहाँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन दिया गया है, जिससे रोजगार के कितने अवसर यहाँ सृजित हुए हैं। यहाँ राजगीर, बोधगया, वैशाली और केसरिया बौद्ध सर्किट बना है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है और आगे होगा। यहाँ बाबा हरिनाथ कुशेश्वर स्थान को यहाँ शिव सर्किट से जोड़ा गया है, शिव सर्किट बनाया गया है। यहाँ अभी एयरपोर्ट तुरंत प्रधानमंत्री जी ने पटना एयरपोर्ट के उस विस्तारित रूप को अभी लोकार्पण किए हैं। कितने वर्ष हो गए उस एयरपोर्ट को सही करने में? कुछ वर्ष तो लगे, पहले तो कुछ नहीं था, काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, ठीक था, फ्लाइट आती थी, लेकिन अभी नहीं हुआ। यातायात यात्रियों की सुविधा में कुछ नहीं था। लेकिन उस एयरपोर्ट को बनने में, एक सुंदर बड़ा ढांचा बनने और खड़ा करने में जो विशाल काय लिए हुए, तो स्वाभाविक कुछ समय लगेगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू होगा, गया और दरभंगा के एयरपोर्ट को विस्तारित किया गया है। तो इस प्रकार से जितनी विकास की योजना यहाँ 14 के बाद चली है, यही कारण है कि बिहार विकास की तरफ बढ़ा है। और 2005 में जब एनडीए की सरकार यहाँ बनी थी, उस समय बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ का होता था। आज बिहार का बजट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। तो 23,000 करोड़ का बजट और 3 लाख करोड़ का बजट, आप देखिए कि आखिर जब बजट इतना बड़ा हुआ है तभी तो बिहार का विकास हो रहा है। लेकिन मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के रिजीम में ये काम हुआ, वो काम हुआ, इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अभी संजय यादव जी आए थे आरजेडी के, वो तो बताए हैं कि लालू यादव का जो पीरियड था 1990 से 2005 का, वो तो स्वर्णिम काल था। स्वर्णिम काल रहा है जो अपहरणकर्ता थे उनके लिए, हत्या डकैती करने वाले, बलात्कार करने वाले लोगों के लिए। और वह काल को कैसे स्वर्णिम काल वह कह गए, रहा उन लोगों के लिए जहाँ भय का वातावरण था, जातीय उन्माद था, विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसी राज में चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, वर्दी घोटाला हुआ, यहाँ तक कि बाढ़ के समय बच्चों के लिए, उन नौनिहालों के लिए अमूल का दूध खरीदा गया, उसका भी घोटाला हो गया। मैं तो देखा हूँ, उस समय मैं सीतामढ़ी के बाढ़ इलाके का दौरा कर रहा था। बच्चे को माँ की गोद में बिलखते देखा। 1-2 घटनाएं तो हमारे सामने, जिस बच्चों को उस दूध के अभाव में दम तोड़ दिया, माँ बिलखते हुए अपने आंचल में लेकर
किस प्रकार से छटपटाट रही थी। यही तो घोटालों का राज था, जिसको जंगल राज कहा जाता था। जैसे मवेशी का हाट लगता है, गांव से 10-20 लोगों को पकड़ लेते थे लोग। अपहरण का आप तरीका देखिए, बड़े उद्योगपतियों का तो अपहरण होता था, किसानों का अपहरण होता था, बगाह के जंगलों में हाट लगती थी, और वो आरजेडी के लोग के संरक्षण में होता था। गांव के किसी गांव से 10 किसान को पकड़ लिए, ले गए। अब जिसके पास एक जोड़ी बैल है, उससे एक बैल ले लेता था। यहाँ तक कि 2-1 बकरियां लेकर छोड़ता था, यानी कि किसी का भी अपहरण हो सकता था। और बच्चे तो स्कूल जाने से डरते थे। क्या आलम था यहाँ। लेकिन अभी तो तेजस्वी यादव जी बोल के गए हैं कि आपके राज में, जिसको आप सुशासन कह रहे हैं, वहाँ तो अपराधियों का राज है। बलात्कार जब होता है तो अस्पताल में बेड नहीं मिलते हैं, 5-5 घंटे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। इसके बाद आपके मंत्री जब वहाँ जाते हैं मुजफ्फरपुर में तो कस्में खिलाने की बात करते हैं। अभी तो तेजस्वी यादव जी आरोप लगाए हैं कि आपके राज में क्राइम और बढ़ गया है, सबसे ज़्यादा क्राइम है। अपलोड नहीं होता है, उनका ये भी आरोप। नहीं, बिल्कुल क्राइम डेटा अपलोड होता है और एनसीआर भी करती है, और जो राज्यों से जो डाटा जाता है उसको वह प्रकाशित भी करती है, और वह डेटा को लोड भी करती है, अपलोड करती है। वो देखिए, पहले क्या था, कोई अपराध होता था तो अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज कोई अपराध होता भी है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है, न्यायालय तक ले जाकर उसको सजा देती है। पहले अब सजा दिलाई जाती है, और वह 15 वर्षों के उस जंगल राज में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। मंत्रियों के घर पे अपहरणकर्ता के परिवार जाकर वहाँ पंचायत करते थे, गुहार लगाते थे। यह उस समय का आलम था। कहाँ विकास था, कितनी सड़कें थी, बिजली थी क्या, सड़क थी क्या, अस्पताल में कोई व्यवस्था रही है क्या उनके ज़माने में। आज मैं बताया ना, जिले में कितने अस्पताल खुल गए। एम्स 2 हैं, एक पहले से अटल जी ने दिया था, दूसरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो गए। अब मैं बताता हूँ, पहले का जो स्वास्थ्य विभाग का बजट था, वह बजट देखिए, जहाँ तक मुझको ध्यान में है कि वह बजट 200-300 करोड़ का होता था। 200-300 करोड़ का बजट होता था स्वास्थ्य का, और आज हजारों में है बजट। हजारों करोड़ रुपए का बजट यहाँ आज दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कहीं कोई घटना घट जाती है और तो दुखद होता है, लेकिन कोई घटना घटती है किसी प्रकार की, तो जो लापरवाही करने वाले लोग होते हैं उन पर सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए, जो हमारे दुखी परिवार होता है उसके दुख को समझते हुए उस लापरवाही पर कार्रवाई करती है। आप देखे होंगे कि जो घटना की चर्चा कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई हुई है। एक सवाल मैंने पूछना था, जो इंटरनेशनली भी बात चल रही है इलीगल माइग्रेशन को लेकर। अमेरिका में भी ये दिक्कत है, यूरोप में भी देखा जा रहा है कि नोबडी नोज हाउ टू डील विद दिस। रोहिंग्या का जो मसला है, ये वो भी यही है। उन्हें कैसे वापस भेजा जा सकता है, और बिहार को लेकर रोहिंग्या का जो इशू है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रोहिंग्या की समस्या पहले से है, और भारत में रोहिंग्या है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिस ज़माने में आकर उन्होंने यहाँ बड़ी आसानी से कुछ लोगों के सत्ता की लोलुपता और वोट की लालच में जिन्होंने पाल रखा है, वह अच्छा नहीं किया है। लेकिन आज भारत सरकार रोहिंग्या पर नज़र रखे हुए है। रोहिंग्याओं को अब भारत में आना बंद हो गया है जब से मोदी जी की सरकार आई है, और रोहिंग्या की पहचान भी होगी। सरकार की नज़र उस पर है। हम देश की सुरक्षा और देश के लिए कोई खतरा पैदा करने वाला कोई भी ऐसे लोग जो गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आ गए हैं, रह रहे हैं या घुसपैठ कर चुके हैं, वह
उसको हम देश के लिए खतरा मानते हैं और उस पर हम निगाह बनाए हुए हैं। बिहार में कितने हैं? उसका पूरा आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत में, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं, आए हैं, पहले से आए हैं, बुलाए भी गए हैं, आ भी गए हैं, पाला पोसा भी गया है, उनको रखा भी गया है और उनको संरक्षित भी किया गया, लेकिन न अब उनको संरक्षण है, न आने की इजाज़त है, न आने देते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठ हो या किसी प्रकार का अवैध रूप से रहने वाले हों, उस पर पूरी तरह से नज़र है। बॉर्डर पे आज हमारे बीएसएफ ने इतनी चौकसी बरत ली है, उसको इतना सक्षम बनाया गया है, तकनीकी रूप से भी, सामरिक रूप से भी और सुविधाओं से लैस किया गया है कि हम सीमा पर परिंदा को भी पर नहीं मारने देते हैं। अब घुसपैठियों पर मेरा पूरा नियंत्रण है, कोई घुसपैठिया नहीं हो रहा है, अगर कोशिश करता भी है तो उसको जवाब मिलता है और वह भारत में प्रवेश नहीं करता है, जहाँ से आता है वहाँ वापस होता है। लेकिन मंत्री जी, हम बिहार के राजनीति पे बात करना चाहेंगे। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अचानक से कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। एक तो आप लोग हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया हम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो कितने उम्मीदवार हैं एनडीए में और कौन होगा? देखिए, सब लोगों को मैं सुना हूँ, सब लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और एनडीए एकजुट है। एकजुट ही नहीं है, चट्टानी एकता के साथ 2025 के इस राजनीति के अखाड़े में अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका है। इतनी एकजुटता के साथ यहाँ हम सब काम कर रहे हैं। नित्यानंद जी, जब ऑपरेशन सिंदूर उसकी बात चलती है तो राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया था और यहाँ पटना में हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने होर्डिंग्स लगाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। तो क्या बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी के किसी भी बयान को भारत के लोग गंभीरता से एक तो लेते नहीं, दूसरा जो वो बोलते हैं उनकी भाषा हमेशा चीन और पाकिस्तान से मेल जोल खाती है और उनको सुनने के बाद यही लगता है कि उनके भाषण का स्क्रिप्ट पाकिस्तान और चीन में लिखा जाता है। मोदी जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट है? अगर भाषा तो उसी की बोलते हैं, उसको आप किस रूप में यह देश के लोग देखता है, लेकिन उनकी जो भाषा है वह तो पाकिस्तान और चीन के सुर से सुर मिलाने वाला है। नरेंद्र मोदी को सरेंडर की बात करके कि सरेंडर करने वाले लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पद की लोलुपता में जब आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया। आप 1947 को देखिए, इस देश के वीर सपूतों ने भारत माँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, देश के बंटवारे का नहीं। हुआ क्या, एक दिन पहले ही पाकिस्तान जन्म ले लिया और एक पाकिस्तान के रूप में एक पहले उसको स्वतंत्रता मिल गई। वहाँ सिर्फ तो जिन्ना के जिनने और जवाहरलाल जी के जिद ने इस देश का बंटवारा कर दिया। 1971 में जब भारत के वीर सैनिकों ने या भारत ने जब युद्ध जीता तो 91,000 सैनिकों को छोड़ा। भारत जब जीतता है और सरकार जब कांग्रेस की होती है तो जीती हुई बाजी को हारने का इतिहास रहा है राहुल गांधी जी की पार्टी और उनके पीछे की सारी पीढ़ियों की मैं कह रहा हूँ। तो मोदी जी को इस तरह से
सरेंडर कहकर उनको संबोधित करना बहुत ही आपत्तिजनक। नित्यानंद जी, क्राइम की बात कर रही थी मैं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर हैं। तो एक तरफ तेजस्वी जी ने कहा कि क्राइम डेटा अपलोड नहीं होता, आप कह रहे हैं अपलोड होता है, लेकिन हाल ही में आपने देखा है कि क्राइम ग्राफ में सडनली अपसर्ज हो रहा है। देखिए, आरजेडी ने एक अपराध की परंपरा चला दी थी 15 वर्षों में, ठीक है। मैं पहले बताया कि अपहरण जो होता था, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, छीनना, लूट लेना, उन्माद, ये सब उस समय के 15 वर्षों के शासनकाल में हुआ। आज भी घटनाएं होती है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। पहले अपराध सरकार के संरक्षण में यानी उस आरजेडी के शासन काल में उनके संरक्षण में करते थे। आज अपराध कोई होता है तो अपराधी को सजा मिलती है, प्रकार बदला है, कानून व्यवस्था अब वहाँ तक पहुँचती है जो अपराधी है। इन सबके बीच बीजेपी, हम बिहार की राजनीति पे आते हैं कि बीजेपी कब तक बिहार में बड़े भाई बन के छोटे भाई की भूमिका में रहेगी? बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं है, हम सब भाई भाई हैं और हम सब ऐसे भाई हैं जो सब अपनी भूमिका को समझता है और हम सब भाई मिलकर हम सब एक दूसरे भाई का ख्याल रखते हैं। इसलिए बड़ा भाई छोटा भाई का कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई इसका कोई। एक आप गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है, अक्सर आप रिटन रिप्लाई जो लोकसभा में या राज्यसभा में आता है, हम अक्सर उस पर स्टोरी भी फाइल करते हैं कि आपका जवाब रहता है कि इतना 2026 तक नक्सलिज्म को हम ख़त्म कर देंगे। अभी हाल ही में सीरीज़ देखिए कि इतने नक्सल मारे गए छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। वहाँ क्या वाकई जो आप लोग कह रहे हैं कि 2026 में ख़त्म कर देंगे नक्सलिज्म, देश से नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही संकल्प लिया था कि इस देश से हम वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करेंगे, और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि हम मार्च 2026 तक हम उसका समूल नाश करेंगे। आप उठाकर देखिए, वामपंथी उग्रवाद जिले जहां पहले 126 हुआ करते थे वह घटकर 18 हो गया। जो वामपंथी उग्रवाद की जो घटनाएं होती थी उसमें 50% की कमी आई। जो हमारे जवान मारे जाते थे उस घटना में 70% की कमी आई, 73% की कमी आई, और जो नागरिकों की हत्या हो जाती थी उसमें 70% की कमी आई। आज नक्सल क्षेत्र में कोई थाना नहीं खोलने देता था, लेकिन अब 320 नए थाने खोले गए। तो वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर है, और जो घोषणा हुई है मार्च 2026 तक हम समाप्त करेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसकी घोषणा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, वह पूरा होगा ही होगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि कश्मीर से और अभी लगभग 250 से ज़्यादा नक्सली 2025 में मारे गए, लगभग 500-600 से ज़्यादा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 2024 में भी लगभग 300 वामपंथी उग्रवाद के नक्सली मारे गए, 1000 लोग से ज़्यादा आत्मसमर्पण किया। बड़े बड़े उसके कैडर जो कोर टीम के लीडर होते थे उसके, वह भी मारे गए या तो वह सरेंडर किए। तो हजारों की संख्या में सरेंडर, हजारों की संख्या में 2-3 वर्षों को मिला लेंगे तो नक्सलियों का सफाया, यानी उनको मौत का घाट उतार दिया गया। जो समर्पण किया उसको कानून के तहत उस समर्पण का जो अर्थ होता है उसके हिसाब से काम करेंगे। जो गिरफ्तार किए गए उस हिसाब से भी कानून है, काम करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो ना माने हैं तो उनको उसी की भाषा में जवाब देंगे।
हमारे नागरिकों को जो मौत देने की कोशिश करेगा, वैसे नक्सलियों को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। धन्यवाद नित्यानंद जी, पॉडकास्ट में आप आए और आपको अगले चुनाव के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.